Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10 NCERT Democratic Politics 2 and this is the summary of chapter 2 Federalism. So हम इस chapter 2 का पूरा in detail and in depth analysis कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं in several parts. So if you haven't seen those sessions, go first and watch those videos so that you will be able to revise the entire chapter in this particular session. This chapter is about the federalism. तो हम जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं. इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा था. फेडरलिज्म की डेफिनेशन, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या चीज़ हमारे भारत को फेडरल कंट्री बनाती है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सेंटर स्टेट्स रिलेशंस क्या है एंड डिसेंट्रलाइजेशंस कैसा है इंडिया में, वो सब. तो पहले फेडरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यू कैन से, या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब 2 लेवल्स पे हो जाए, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उसके बहुत सारे सब यूनिट्स हो, फेडरल स्ट्रक्चर हो, यानी कि आपके हमारे भारत देश के एग्जाम्पल में स्टेट्स हों. ठीक है, हमारे हैं ना बहुत सारे स्टेट्स, जैसे कि ऐसे समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर है MP, फिर है UP, फिर है CG, फिर है राजस्थान. ठीक है, तो इतने सारे स्टेट्स हैं. यहाँ पर भी आपने देखे हैं, यहाँ पे CMs होते हैं और सेंट्रल लेवल पे हमारे PM बैठे हुए हैं, है ना. तो इसी को बोलते हैं फेडरेशन, जहाँ पे 1 इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर नेशन एंड 1 इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ देखेगी स्टेट के डे टू डे लाइफ में. तो दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं. कुछ फीचर्स देख लेते हैं. देखो, देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वही हमारे यहाँ भी है. जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं, दे गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन. हर एक टीयर का अपना जुरिडिक्शन होगा, यानी कि हर एक टीयर के पास अपने लिमिटेशंस होंगे कि आप कितना किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो और किस सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो. ठीक है, जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स, दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जुरिडिक्शंस जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होंगे कि भाई आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल दो कि अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, तो कोई स्टेट इंडिविजुअली एक्सटर्नल रिलेशंस को नहीं देखेगी. ये सब कहाँ पे लिखा होना चाहिए, भारत के या फिर कहीं के भी जहाँ का भी फेडरेशन है वहाँ के संविधान में. फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय 1 लेवल. यानी कि कुछ फंडामेंटल प्रोविजन है, कोई एक लेवल चेंज नहीं करेगा, आपको कंसेंट चाहिए सारे लेवल्स का. फिर कोर्ट्स के पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर डिस्प्यूट्स आ जाए और जो भी पावर से रिलेटेड आएगी इश्यूज, तो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे. सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाइक प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए लोगों को, यानी कि हर एक लेवल को. फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव. 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला कि देश की यूनिटी, कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करो और प्रमोट करो, एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी भी बनी रहे, रीजनल ऑटोनॉमी भी बनी रहे. नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हमने जो फीचर्स पढ़े, सेम फीचर्स हमारे यहाँ अडॉप्ट करके देख लेते हैं. देखिए, हमारे यहाँ संविधान में फेडरल, फेडरेशन ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ है. हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये सारे स्टेट्स आपस में मिलके दे आर अग्रीइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ यूनियन. That means there will be some federal units, of course, right? So that is how we are having our system of federal structure. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टीयर सिस्टम बताया है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे डिफरेंट फेडरल यूनिट्स हैं उनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. बाद में हम लोगों ने थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3rd टीयर को लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, अब जैसे कि हमने फीचर्स में देखा था कि ये जो आपके संविधान में सब्जेक्ट्स ऑफ जुरिडिक्शंस होने चाहिए, है ना. तो वही हमारे यहाँ है, हमारे संविधान में है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. ठीक है, और स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है.
ओके और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हों जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होगा और जो फाइनल डिसीजन होगा वो माननीय होगा। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि छूट गए होंगे तीनों लिस्ट में, वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लॉ बना सकता है यूनियन गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। ठीक है, कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंदर, क्योंकि उनके स्पेशल और पिक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। फिर हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। पहली बात तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारे यहाँ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहले मना किया गया था कि नहीं करना चाहिए, फिर बाद में मान लिया कि यही अच्छा तरीका है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी हमारे यहाँ की क्या है, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, बट नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सबको एक ही लैंग्वेज माननी पड़ेगी। हमारे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, आप थोड़ी दूरी निकल जाओगे आपको हज़ारों लैंग्वेज मिल जाएंगी। सो फेडरेशन का सेकंड टेस्ट था कि लैंग्वेज पॉलिसी कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो ठीक है हम हिंदी में चलाते हैं, और टू सर्टेन एक्सटेंट इंग्लिश भी यूज़ किया जाता है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द साउथ स्टेट्स, तो बट नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है जिससे किसी को बुरा नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और ऐसी हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया है हमारे यहाँ शेड्यूल्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर बात करते हैं सेंटर स्टेट्स रिलेशंस की। ये रिस्ट्रक्चर करना दोनों के रिलेशंस को फेडरलिज्म का बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट रिलेशंस चलते हैं हमारे यहाँ के। ओके, सो दिस इज़ हाउ द फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड। और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैसी है ये भी आप देख लीजिए। सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है 2011 के सेंसस की है, उसमें 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस थी विच पीपल मैंशनड एट देयर मदर टंग, और 22 लैंग्वेजेस अभी तो 8th शेड्यूल में मैंशनड है, भारत के 8th शेड्यूल में मैंशनड है, और बाकी के जो लैंग्वेज हैं उनको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो शेड्यूल में प्रेजेंट हैं उनको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो हमारे यहाँ पे एक और टीयर लेकर आ गया। देखो पहले तो नेशनल गवर्नमेंट है ही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हमने लेकर आए हैं लोकल गवर्नमेंट जिनको बोलते हैं पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। थर्ड टीयर स्ट्रक्चर हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। सो व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक आइडिया इसके बीच में ये है कि बहुत से प्रॉब्लम्स जो है जो लोकल लेवल के हैं वो हम यहाँ से इन गवर्नमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी दिक्कतों के बारे में ज़्यादा पता होगा रादर देन द पीपल हु आर सिटिंग इन दिल्ली। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी पूरा यहाँ पे भी आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। देखो जैसे कि ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं, और जो कि ब्लॉक और मंडल समिति बोलते हैं, और ये जो सारी पंचायत समिति होती हैं उन सबको मिलाकर बनता है आपका ज़िला परिषद। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी 3 लेवल हैं आप पंचायत के। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ में मिलेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बड़ी सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो टाउन्स में होती हैं, और सारे मिला के आपस में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनके जो होते हैं वो इनको गवर्न करते हैं और चलाते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर। वी हैव रिवाइज्ड द एंटायर चैप्टर ऑफ फेडरेशन। I hope आपको ये समझ में आया हो, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।